दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज हम एक ऐसा चैप्टर कवर करेंगे जिससे अधिकांश परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम संविधान की प्रस्तावना के बारे में आपको बताएंगे कि संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्दों को शामिल किया गया है और संविधान की प्रस्तावना को किस प्रकार से पढ़ने से हम आने वाली परीक्षाओं में इससे संबंधित जो प्रश्न आएंगे उनको आसानी से हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में लिखा क्या है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक तथा राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित तथा आत्मार्पित करते हैं। तो दोस्तों संविधान की प्रस्तावना में ये बातें लिखी हुई हैं, तो हम एक एक करके संविधान की प्रस्तावना में लिखी हुई बातों को समझेंगे। तो सबसे पहला शब्द जो इसमें लिखा हुआ है वो है हम भारत के लोग। हम भारत के लोगों से आशा ये है कि जो भारत की जनता है वही संविधान में जो शक्ति निहित है उसका स्रोत है। मतलब संविधान को जो शक्ति प्राप्त है वो भारत की जनता से प्राप्त है। अब दूसरा शब्द हम देखेंगे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है एक ऐसी टेरिटरी, एक ऐसा स्टेट, एक ऐसा नेशन जो पूरी तरह से स्वयं के ऊपर मतलब आत्मनिर्भर है, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं है। न तो ये किसी दूसरी या किसी बाहरी सत्ता के द्वारा संचालित होता है और न ही किसी दूसरी सत्ता से प्रभावित होता है। अगला जो शब्द है वो है समाजवादी। समाजवादी का अर्थ ये है कि देश में जो भी संसाधन होंगे उसका जो स्वामित्व होगा वो सामूहिक स्वामित्व होगा, एकल स्वामित्व नहीं होगा, किसी एक व्यक्ति या किसी एक संस्था का स्वामित्व नहीं होगा। अर्थात जो भी संसाधन होंगे उनका वितरण जो है वो समान रूप से सभी पूरी जनता के बीच में समान रूप से किया जाएगा। उसके बाद है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का तात्पर्य यह है कि जो भारत की सरकार है या जो भारत का संविधान है उसका कोई एक धर्म नहीं होगा, सारे धर्म उसके होंगे। वो न तो किसी धर्म के कामों पर हस्तक्षेप करेगा और न ही किसी का समर्थन करेगा, न ही किसी का विरोध करेगा। इसका मतलब यह है कि संविधान की नजरों में और सरकार की नजरों में सभी जो धर्म होंगे या सभी पंथों को जो मानने वाले लोग होंगे वो समान होंगे, न कोई ऊंचा होगा और न ही कोई नीचा होगा। उसके बाद है लोकतंत्र। ये लोकतंत्रात्मक अर्थात लोकतंत्र शब्द यहाँ पर आ रहा है। लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि भारत की जो जनता है वो अपना जो मुखिया है वो निर्वाचित करेगी। भारत की जनता को आर्टिकल 326 के माध्यम से वयस्क मताधिकार प्राप्त है। जो भी व्यक्ति 18 वर्ष या इससे ऊपर का होता है वो अपने मताधिकार का प्रयोग करके भारत में लोकतांत्रिक प्रणाली के माध्यम से अपने मुखिया का या अपने नेता का, अपने जनप्रतिनिधि का निर्वाचन करता है। उसके बाद है गणराज्य। गणराज्य का मतलब होता है जिस देश का मुखिया निर्वाचित होता है। न तो राजा का बेटा यहाँ पर राजा बनता है और न ही तानाशाही रूप से किसी दूसरी सत्ता के द्वारा थोपा जाता है। गणराज्य का मतलब ये होता है कि वो देश गणराज्य कहा जा सकता है जिसकी जनता अपने नेता को स्वयं चुनती है। उसके बाद तो जो अगला शब्द है वो है सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय। सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय से मतलब ये है कि यहाँ पर सामाजिक रूप से जाति धर्म लिंग वंश के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय का मतलब यह है कि भारत में जो भी रिसोर्सेस हैं, जो भी संसाधन हैं, उनका जो वितरण होगा वो समान रूप से होगा। राजनीतिक न्याय का मतलब यह है, यहाँ पर फिर से मैं बताना चाहूंगा कि आर्टिकल 326
में ये लिखा हुआ है कि जो भी व्यक्ति 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक का है वो वोट डाल सकता है। 25 साल से ऊपर होने के बाद वो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता है। जब वो 35 वर्ष का हो जाएगा तब वो राज्यसभा में मेंबर बन सकता है। माफ कीजिएगा, 30 वर्ष का जब वो हो जाएगा तब राज्यसभा का मेंबर वो निर्वाचित होने की योग्यता रखता है। यह है राजनीतिक न्याय। उसके बाद है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। विचार अभिव्यक्ति, ये देखिए फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो हम लोग बहुत बार न्यूज़पेपर्स में भी पढ़ते हैं, आए दिन ये चर्चा में होता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच या विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 में ये बताया गया है कि भारत के हर नागरिक को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का, एक्सप्रेस करने का अधिकार होगा संवैधानिक दायरे में रहकर। उसके बाद है अवसर की समानता। अवसर की समानता से मतलब ये है कि लोक नियोजन में, लोक नियोजन मतलब सरकारी जो भी रिक्तियां होंगी या नौकरियां होंगी, उसमें आर्टिकल 16 ये प्रावधान करता है कि किसी भी जाति, धर्म, लिंग और वंश का व्यक्ति उसके लिए पात्र होगा। उसके लिए धर्म या जाति के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसके बाद है राष्ट्र की एकता और अखंडता। राष्ट्र की एकता और अखंडता, इसमें यह कहा गया है कि भारत का जो स्वरूप है उसको किसी भी रूप में अखंडित, वो किसी भी रूप में अखंडित रहेगा, उसे खंडित नहीं किया जा सकता। उसके बाद है एक शब्द यहां पर और है, व्यक्ति की गरिमा। व्यक्ति की गरिमा का मतलब यह है कि भारत में काफी वर्षों तक एक छुआछूत की भावना रही थी, आप जानते हैं। आर्टिकल 17 में वो जो छुआछूत की भावना है उसके लिए अस्पृश्यता का अंत नाम का एक आर्टिकल बनाया गया था और नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के द्वारा उसको अपराध घोषित कर दिया गया है। तो दोस्तों ये जो सारे शब्द हैं उनको हम भारत के संविधान की प्रस्तावना में देखते हैं और इन सभी शब्दों को लेकर प्रश्न बनते हैं, जिसको मैंने आपको बताया कि इसका सबका मतलब क्या है। अगर ये याद हो सकता है आपसे तो इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि व्यापम में कई बार इसको क्रम से जमाने के लिए भी पूछा जा चुका है। इसके बाद हमको एक चीज और याद रखना है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये जो तीन शब्द हैं वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें जोड़े गए हैं। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से यहाँ पर जोड़े गए हैं, अर्थात ये मूल जो प्रस्तावना थी उसमें ये तीन शब्द नहीं थे। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये तीन जो शब्द थे वो बाद में जोड़े गए हैं। एक चीज और याद रखना है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो अमेरिकी संविधान से ली गई है, अमेरिकी संविधान से ली गई है और इसकी जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। जो प्रस्तावना है वो कहां से ली गई है? अमेरिका के संविधान से, और जो भाषा है वो कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारत के संविधान की प्रस्तावना को एम हिदायतुल्लाह ने भारत के संविधान की आत्मा कहा है। ये याद रखिएगा, ये काफी बार पूछा जा चुका है। किसने कहा है? हिदायतुल्लाह ने। एम हिदायतुल्लाह थे, उन्होंने भारत के संविधान की प्रस्तावना को भारत के संविधान की आत्मा कहा है। तो ये एक ब्रीफिंग थी भारत के संविधान की प्रस्तावना की। अब इसको एक बार आप लोग अपने बुक में पढ़ लीजिएगा और इससे संबंधित जो भी प्रश्न होंगे, घटना चक्र या दूसरा बुक आपके पास जो भी होगा उससे सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद भारत के संविधान की प्रस्तावना से जो भी प्रश्न आएगा वो आपसे बनेगा। कोई भी क्वेरी होगी आप उस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या यूट्यूब में ही कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगता है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।